हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है, जिसके साथ ही इनकम टैक्स रूल्स 2026 भी एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। अब ये जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, इन्होंने क्या किया है, इनकम टैक्स एक्ट के सारे फॉर्म्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉर्म 15G होते हैं, 15H होते हैं, ये भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। क्या होते हैं फॉर्म 15G, 15H, कौन इन फॉर्म को फाइल कर सकता है, कौन फाइल नहीं कर सकता है, इन फॉर्म का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, 1 अप्रैल 2026 से इनमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसके साथ ही बजट 2026 आया था, उसने भी इन फॉर्म में काफी चेंज किया था। तो क्या है ये चेंज, समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक क्या करती है, फिक्स डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट पे करती है। अब अगर हम एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, या फिर अगर हमारी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, उस केस में अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट रिसीव करती है, तो बैंक क्या करती है, बैंक पहले 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करती है और उसके बाद में नेट इंटरेस्ट हमको पे करती है। ये जो टीडीएस का सेक्शन होता था, वो सेक्शन होता था पहले सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट अब क्या होता है, अब होता है सेक्शन 393 सबसेक्शन नंबर 1 की टेबल का सीरियल नंबर 5 क्लॉज नंबर 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इस केस में होता क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद में हमको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर फाइल करते टाइम हमें इस टीडीएस को क्लेम कर लेना होता है और उसके बाद में हमको इसका रिफंड मिल जाता है। तो टीडीएस तो हमारा आज डिडक्ट हुआ और रिफंड हमको कब मिलता है, 1 से 1.5 साल बाद जाकर। तो क्या कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि हमारा टीडीएस ही डिडक्ट ना हो और पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम हमको रिसीव हो जाए? देन यस, बिल्कुल पॉसिबल है। सॉल्यूशन है इसका, हम बैंक के पास जाकर फॉर्म 15G और 15H फाइल कर दें, तो बैंक क्या करेगी, पूरी इंटरेस्ट हमको पे कर देगी और हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो आप समझते हैं कौन इन फॉर्म को फाइल कर सकता है और इन फॉर्म का बेनिफिट ले सकता है। तो अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं और आप इंडिविजुअल हैं, तो आप इन फॉर्म को फाइल कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपकी एज क्या है, क्या आपकी एज 60 साल से कम है या फिर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, मतलब आप सीनियर सिटीजन हो। तो दोनों के लिए रूल्स अलग होते हैं। अब अगर हमारी एज 60 साल से कम है, मतलब हम नॉन सीनियर सिटीजन है, हमको क्या करना होता है, जैसे ही हमारा कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही उसके अप्रैल मंथ में, स्टार्टिंग में ही अप्रैल मंथ में हमको पूरे साल की अपनी इनकम का एक एस्टिमेट, एक अंदाजा लगाना होता है कि हम पूरे साल कितनी इनकम को अर्न करेंगे। एस्टिमेट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सैलरी से इनकम को अर्न करते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारी कितनी सैलरी होगी। अगर हम हाउस का रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कितना होगा, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम अप्रोक्स हमारी इतनी हो जाएगी, ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब अगर हमारी इनकम, एस्टिमेटेड टोटल इनकम अगर हमारी 4 लाख रुपए की आ रही है, उस साल की 4 लाख रुपए तक की है, इससे ज्यादा नहीं है, तो इस केस में हम इस फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हैं। बैंक के पास जाकर हम फॉर्म 15G फाइल कर सकते हैं। ये फॉर्म 15G क्या होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होती है, जहां पर हम बैंक को एक डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं कि बैंक हमारी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इतनी ही है हमारी इनकम। बैंक क्या करती है, फिर बैंक आपको पूरी की पूरी इंटरेस्ट पे करती है, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें फॉल्स डिक्लेरेशन यहाँ नहीं देनी होती, अदरवाइज पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की भी प्रोविजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो फॉर्म होता है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको फाइल करना होता है। ऐसा नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर बैंक खुद से ही कंसीडर कर लेगी, नहीं। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो फिर से आपको ये फाइल करना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फॉर्म होता है वो अप्रैल मंथ में ही आपको फाइल करना होता है, इसके बाद में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर? तो ये होता है उन लोगों के लिए जिनकी एज 60 साल से कम है। अब अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, मतलब आप सीनियर सिटीजन हो, तो आपको क्या करना होता है, सेम चीज आपको करनी होती है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही अप्रैल मंथ में आप पूरे साल की इनकम का एक एस्टिमेट लगा लो। पेंशन से इनकम मिल रही है, कितनी मिलेगी, रेंट कितने का होगा, अदर इनकम आपकी कितनी हो जाएगी,
टोटल एस्टिमेटेड इनकम अगर आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए तक की है, चेंज क्या है, यहाँ तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पर ही बेनिफिट है, बट सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी इनकम टोटल 12 लाख रुपए तक की भी हो जाती है तो आप क्या करो, बैंक के पास जाकर फॉर्म 15H फाइल कर दो। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जहां पर आप बैंक को डिक्लेरेशन देते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक की है, उससे ज्यादा नहीं है। बैंक क्या करेगी, उसके बाद में बैंक आपको पूरी इंटरेस्ट पे कर देगी। अगर 1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो पूरी पे कर देगी, आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। सेम प्रोविजन आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आपको हर साल के लिए ये फॉर्म फाइल करना होता है, आपको अप्रैल मंथ में ही ये फॉर्म फाइल करना होता है, फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं देनी, अदरवाइज पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन आपके लिए भी है। तो यहाँ पर ये जो इनकम है 4 लाख रुपए तक की, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आप फाइल कर सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बात करें, अभी हमारा यही फाइनेंशियल ईयर आएगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27, अगर हम इसमें न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो ये हमारी स्लैब रेट होती है। तो आप इसमें देखोगे कि अगर 4 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपका टैक्स 0 होता है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। इवन अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक की होती है ना तो आपको कोई आईटीआर भी अपना फाइल करना नहीं होता, आईटीआर फाइल करने की भी आपकी जरूरत नहीं होती। ये जो होती है ना लिमिट, इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जहां तक हमको आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस वाले केस में हो क्या रहा है कि किसी पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए तक की है तो उसको टैक्स तो छोड़ो, आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऐसे पर्सन को किसी एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो यहाँ पर उनको आईटीआर भी फाइल करना होता है, अपने टीडीएस के रिफंड को क्लेम करना होता है और 1 से 1.5 साल बाद जाकर उनको रिफंड मिलता है। तो यहाँ पर बैंक कहती है कि आपको तो आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप एक काम करो, फॉर्म 15G फिल कर दोगे ना तो हम आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, फिर आप इस झंझट से फ्री हो जाओगे। क्लियर? अब अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो यहाँ पे बैंक क्या कह रही है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी हमारे पास आकर फॉर्म 15H फिल कर दो, हम आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो देखो एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन की इनकम 12 लाख रुपए की है तो क्या उसको टैक्स पे नहीं करना? बिल्कुल करना होता है। टैक्स 4 लाख रुपए तक कोई पे नहीं करना होता, बट अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो टैक्स तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता ही है। जैसे कि अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो समझिए। किसी पर्सन की इनकम 12 लाख रुपए है तो यहाँ पर वो किस स्लैब में फॉल कर रहा है? इस वाली स्लैब में फॉल कर रहा है। कौन सी स्लैब? देखो, फर्स्ट स्लैब ये होती है, सेकंड स्लैब ये हो गई, थर्ड स्लैब ये हो गई। तो 12 लाख रुपए किसी पर्सन की इनकम है तो पहले क्या है, 4 लाख रुपए तक की इनकम जो फर्स्ट स्लैब है, 4 लाख रुपए तक तो यहाँ पर उसको कोई टैक्स ही पे नहीं करना, उसका टैक्स 0 है। ठीक है, इसके बाद में इसकी इनकम कितनी आई? 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए में यहाँ पर जो 4 लाख रुपए का गैप है, नेक्स्ट 4 लाख रुपीज पर उसको 5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। तो ये जो इसके बाद में नेक्स्ट 4 लाख रुपीज है, 4 लाख के बाद में अगले 4 लाख है, इस पर 5% की रेट से टैक्स पे करना होता है, जो कि कितना हो गया? 20,000 रुपए। अब इसकी नेट इनकम कितनी बची? 4 लाख रुपए। उसके बाद में जो 4 लाख रुपए होते हैं यहाँ पर इसको 10% की रेट से टैक्स पे करना होता है। तो इसके अगले 4 लाख, थर्ड स्लैब कितनी हो गई? 4 लाख की, इस पर 10% की रेट से, तो इसका टैक्स कितना बन गया? 40,000 रुपीज का। उसके बाद में इसकी इनकम 0। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 60,000 रुपीज। 12 लाख पर 60,000 रुपीज का टैक्स हो गया, तो ये टैक्स तो इसको पे करना पड़ता है। बट इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन होता है, कौन सा? सेक्शन 87A। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये सेक्शन है, सेक्शन 87A। ये क्या करता है? रिलीफ प्रोवाइड करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम, किसी पर्सन को अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है तो जो टैक्स बन रहा होता है ना वो हम 0 कर देंगे, फिर हम आपका टैक्स माफ कर देंगे। तो 60,000 रुपए का टैक्स ये माफ कर देंगे और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ये तो रिलीफ की वजह से होता है, जो कि सेक्शन 87A में मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये जो सेक्शन है वो अब सेक्शन है 156, सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसकी वजह से रिलीफ मिल जाएगा और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो ये बेनिफिट किसको मिलता है? केवल उसी पर्सन को मिलता है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है। प्लस
जिसकी इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है, जिसकी इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है उसी को ये बेनिफिट मिलता है। तो कोई पर्सन शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, कैपिटल गेन की इनकम होती है जो कि 20% से या फिर 12.5% से इस तरह के स्पेशल टैक्स रेट से टैक्सेबल होती है, तो ऐसे पर्सन को इस सेक्शन का 87A का या फिर न्यू इनकम टैक्स के 156 का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता। तो स्लैब रेट वाले पर्सन को ही इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है, टैक्स का देखो तो टेक्निकली तो आपका टैक्स 0 हो रहा है, तो इस केस में भी क्या करना होगा आपको, आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो आप 1 से 1.5 साल वेट करोगे उसका रिफंड क्लेम करने के लिए। तो इस केस में आप क्या करो, फॉर्म 15H फाइल कर दो और बैंक आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेगी। क्लियर? तो ये था फॉर्म 15G 15H कौन फाइल कर सकता है और बेनिफिट कैसे मिलेगा ये हमने समझ लिया। अब 1 अप्रैल 2026 से चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या हो रहा है वो हमको समझना है। अब क्या है, आपके फॉर्म 15G 15H ये कोई फॉर्म नहीं रहेंगे, अब ये फॉर्म हट चुके हैं। अब आपका जो फॉर्म है वो नया फॉर्म आया है, फॉर्म 121, और यही फॉर्म आपको फाइल करना है। आप चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हो, आपको केवल एक सिंगल फॉर्म 121 फाइल करना होगा। तो आपको करना क्या है, अप्रैल 2026 में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27 स्टार्ट होगा, तो अप्रैल 2026 में ही आपको अपनी टोटल इनकम का एस्टिमेट लगाना है। सीनियर सिटीजन है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, और नॉन सीनियर सिटीजन है अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए तक की आती है, बैंक में जाकर आपको फॉर्म 121 फाइल करना होगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्म यहाँ पर नहीं है। फॉर्म 121 में ही पूछ लेगा कि आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, अगर है तो आप उस पर टिक लगा दो, मतलब ये सीनियर सिटीजन फाइल कर रहे हैं, नहीं है तो उस पर टिक नहीं लगाना होगा, मतलब ये नॉन सीनियर सिटीजन फाइल कर रहे हैं, तो इसी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। अब हमको फॉर्म 15G और 15H नहीं बोलना, अब हमको क्या बोलना है, फॉर्म 121, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से अब फॉर्म 121 ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब हमको क्या समझनी है कि ये जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म का बेनिफिट केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है तो हम फॉर्म 121 फाइल कर दें, ये डिडक्ट नहीं होगा, नहीं, और जगह भी हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हैं और TDS को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, होल्ड करते हो, डिबेंचर्स होल्ड करते हो, बॉन्ड्स होल्ड करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करते हो, तो क्या हो रहा होगा, शेयर से आपको डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही होगी। ठीक है, डिवेंचर से, बॉन्ड से आपको क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही होगी। म्यूचुअल फंड यूनिट से आप म्यूचुअल फंड इनकम मिल रही होगी। अब अगर आपको डिविडेंड की इनकम मिलती है और वो 10,000 रुपए से ज्यादा होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, इंटरेस्ट इनकम अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा की मिलती है, अगर आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट से अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम रिसीव होती है, तो इस केस में भी जो रेलिवेंट कंपनीज होती हैं वो 10% की रेट से TDS डिडक्ट करती हैं और फिर नेट अमाउंट आपको पे करती हैं। अब यहाँ पर भी क्या है कि अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो, आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक की है, सीनियर सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की है, तो आप रेलिवेंट कंपनीज को फॉर्म 121 फाइल कर सकते हो और ये जो कंपनीज हैं वो आपका TDS डिडक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इस फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हो। अब होता क्या है, लेट सपोज कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इन्होंने 5 कंपनीज के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, 5 कंपनीज के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, और ये कंपनीज कैसी हैं, लिस्टेड कंपनीज के, ठीक है, जो कि लिस्टेड है इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और इन्होंने क्या कर रखा है, 2 कंपनीज के बॉन्ड्स होल्ड कर रखे हैं, और इन्होंने क्या कर रखा है, 3 म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड कर रखी हैं, 3 कंपनीज की म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड कर रखी हैं। अब इस केस में इनकी जो सिक्योरिटीज है वो इन्होंने अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर रखी है, ये इन्होंने अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर रखी है। अब ये अप्रैल मंथ में ही ये आइडिया लगा लेते हैं कि इनको जो इनकम मिलने वाली है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये 10,000 से ज्यादा ही इनकी होने वाली है। 10,000 से ज्यादा होने वाली है, इसका मतलब क्या होंगे, जो रेलिवेंट कंपनीज होंगी वो पहले TDS डिडक्ट करेंगे और नेट अमाउंट इनको पे करेंगी। और इनकी एज क्या है ना, 60 साल से कम की एज है इनकी, ये नॉन सीनियर सिटीजन है और इनकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए की, मतलब ये मेनली इन्वेस्टर हैं, कोई और ज्यादा इनकम अर्न नहीं करते, इनका शौक है, ये क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होगा, इनको फॉर्म 121 फाइल करना होगा।
ठीक है, अब कितने फॉर्म 121 फाइल करने होंगे? यहाँ पर इन्होंने टोटल 10 कंपनीज के शेयर्स जो हैं, डिवेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये होल्ड कर रखे हैं, तो इन्हें टोटल 10 फॉर्म 121 फाइल करने होंगे। हर एक कंपनी को अलग अलग फॉर्म फाइल करना होगा। तो यहाँ पर बजट 2026 की एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी। बजट 2026 ने एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की थी। बजट 2026 ने क्या अमेंडमेंट की थी? अगर कोई पर्सन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, उन सिक्योरिटीज को डीमेट अकाउंट में होल्ड करता है, तो यहाँ पर उसको अलग अलग कंपनीज को फॉर्म 121 फाइल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो, अपने डिपॉजिटरी को, यहाँ पर आपको डिपॉजिटरी को एक सिंगल फॉर्म 121 फाइल करना होगा। डिपॉजिटरी कौन? NSDL, CDSL, जिससे आपका डीमेट अकाउंट लिंक्ड है, तो आप अपने केवल डिपॉजिटरी को फॉर्म 121 फाइल कर दो। जो डिपॉजिटरी है वो आपकी रेलिवेंट कंपनीज तक अपने आप ही खुद से ये फॉर्म 121 सबमिट कर देंगी, तो इस केस में आपको मल्टीपल फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट थी बजट 2026 की। एप्लीकेबल कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2027 से, मतलब 26-27 के लिए आपके ऊपर ये जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर से 27-28 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा बेनिफिट। मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स वगैरह को होल्ड करते हो डीमेट अकाउंट में अपने, तो यहाँ पर आप अप्रैल 2027 में ही अपने डिपॉजिटरी को ये फॉर्म फिल करके दे सकते हो, और वो खुद से ही आपकी रेलिवेंट कंपनीज तक ये फॉर्म पहुंचा देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि अगर आप शेयर्स भी होल्ड करते हो, सिक्योरिटीज को भी होल्ड करते हो, और आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव हो रही है, ठीक है, तो मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स के लिए तो आप डिपॉजिटरी को दे दोगे फॉर्म। तो ये जो डिपॉजिटरी है ये केवल आपके जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं उन्हीं तक ये फॉर्म पहुंचाएगा। आप सोचो कि ये आपके फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट के लिए भी काम करेगा, आपके बैंक को भी ये फॉर्म सबमिट कर देगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो डिपॉजिटरी है उसका काम केवल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तक ही लिमिटेड है। फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट पर TDS आपको सेव करना है, तो आपको इसके लिए अलग से फॉर्म 121 फाइल करना होगा। तो इस केस में क्या होगा, आप दोनों जगह से अपने जो TDS है उसको डिडक्ट होने से बचा लोगे। क्लियर? तो ये था पूरा फॉर्म 15G 15H के बारे में। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, समझ में आई होगी। गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करना है, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।